नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। मुफ्तखोरी एक ऐसी लाइलाज बीमारी है जिसका आजादी के 75 साल बाद भी कोई तोड़ नहीं मिल पा रहा। कहीं मुफ्त राशन तो कहीं मुफ्त इलाज, कहीं मुफ्त पढ़ाई तो कहीं मुफ्त वाहन, कहीं मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त कनेक्शन, मुफ्त घर, मुफ्त स्कूटी, मुफ्त पेंशन। उफ, ये मुफ्तखोरी। चुनाव आते हैं, चले जाते हैं, सरकारें आती हैं, बदल जाती हैं, नेता आते हैं, चले जाते हैं, पीढ़ियां तक बदल जाती है, लेकिन मुफ्तखोरी एक ऐसी बीमारी है जो बदस्तूर जारी है। जब जब चुनावी बिसात बिछती है, तब तब चुनावी रणभूमि सजती है। मुफ्त के वादों की बहार सी आ जाती है। कोई कहता है हमें वोट देंगे तो आपको ये फ्री मिलेगा, वो फ्री मिलेगा, तो दूसरा कह देता है कि भाई इनसे ज्यादा फ्री तो हम तुमको दे देंगे। यानी कि राजनीति का दंगल मुफ्तखोरी के अखाड़े में बदलता जा रहा है। ऐसे में जब 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में विधानसभा चुनावों का शंखनाद हो चुका है, देश की कुल 4121 विधानसभा सीटों में से 690 सीटों पर यानी कि तकरीबन 17% प्रत्याशी इस प्रक्रिया में चुने जाएंगे। देश के करीब चौथाई मतदाता इसमें अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। एक तरफ उत्तर प्रदेश और पंजाब अन्न के कटोरे हैं जो देश की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने का काम करते हैं। इसलिए दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के 5 प्रदेशों में होने जा रहे चुनावों में हर एक वोट बेहद कीमती है। सभी पार्टियां लोक लुभावन घोषणाओं से लोगों का दिल जीतना चाह रही है। कभी सोचा है कि इस मुफ्तखोरी की बंदरबाट से आप लोगों का क्या भला हो पाया है? हो पाया है तो कितना हो पाया है? कुछ समय की खुशी और मुफ्त की चीजों के चक्कर में लोगों को अगले 5 साल तक इसका खामियाजा उठाना पड़ता है। आखिर इस मुफ्तखोरी की बीमारी का क्या है इलाज? आखिर वोटर का विवेक कब जागेगा? आखिरकार मुफ्तखोरी की इस बीमारी के दंश से देश कब बाहर निकलेगा? आखिर राजनीतिक दल कब अपनी जिम्मेदारियों को लेकर गंभीर होंगे? आज की चर्चा इसी मुद्दे पर। ऐसे में गंभीर सवाल खड़े होते हुए मसलन मुफ्तखोरी क्या बनती जा रही है महामारी? मुफ्त के वादों की होड़ क्या बनी सत्ता को पाने की दौड़? लोकतंत्र कैसे बनता जा रहा है मुफ्तखोरी का तंत्र? लोक लुभावन वादे क्या राजनीतिक दलों के बन चुके हैं प्यादे? 2022 की लड़ाई, मुफ्त की राजनीति छाई। आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब खोजने की करेंगे कोशिश। हमारे साथ इस समय एक पूरा खास पैनल जुड़ चुका है। पैनल का मैं तारुफ आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ इस समय रेणु भाटिया जुड़ चुकी है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की। बहुत स्वागत है मैम आपका। हमारे साथ संदीप त्रिपाठी मौजूद हैं, नेता कांग्रेस। बहुत स्वागत है आपका। थोड़ी देर में डॉक्टर अभिषेक राय हमारे साथ जुड़ेंगे, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। डॉक्टर सुनील कौशिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और थोड़ी ही देर में आरपीएस मल्होत्रा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ उपस्थित होंगे। आप सभी लोगों का सबसे पहले स्वागत करती हूं, जो हम लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं डॉक्टर सुनील कौशिक जी, आप भी के विश्लेषण के साथ शुरुआत करना चाहूंगी। क्या वाकई में मैं ठीक कह रही हूं, मुफ्तखोरी क्या वाकई में महामारी बनती जा रही है, और क्यों, कब तक? देखो, अभी शिल्पा पिछले 3 महीने पहले मद्रास हाईकोर्ट ने इस मुफ्तखोरी पर एक बहुत बड़ी टिप्पणी की और कहा था कि नेताओं के जो मुफ्तखोरी के जो वायदे होते हैं कहीं न कहीं जनता को आलसी बनाने का काम करते हैं। ये टिप्पणी उन लोगों की आंखें खोलने वाली हैं जो निश्चित तौर से मुफ्त बांटने का काम सत्ता में आने के लिए करते हैं। ये जनता को समझना पड़ेगा कि कहीं वो अपने घर से नेता पैसा नहीं दे रहे, कहीं बाहर से ऐसा पैसा नहीं आ रहा है। Exactly. उन्हीं का पैसा उन्हीं को बांटा जाता है। दूसरे रास्ते से पैसा उन्हीं से कलेक्ट किया जाएगा, वही पैसा उनको वापस कर दिया जाएगा मुफ्तखोरी के नाम पर। यह जनता को समझने की बहुत आवश्यकता है। दूसरा, एक खास वर्ग इससे इसलिए नाराज रहता है कि जो टैक्स तो देता है, लेकिन मुफ्तखोरी में वो लोग भी शामिल होते हैं जो टैक्स पेयर नहीं होते हैं, जो कभी टैक्स नहीं देते हैं। तो जो एक ऐसी इस विषम स्थिति जो बनी हुई है कि जब चुनाव आते हैं और चुनाव के बाद तमाम ऐसे वायदे किए जाते हैं और एक मध्यम परिवार का टैक्स पेयर जो कभी कभी न कभी इस स्कीम में आता ही नहीं और वो टैक्स देता है। जैसे आपने देखा होगा कोरोना काल में मध्यम फैमिली को कुछ मिला ही नहीं। यदि चावल की बात करेंगे, गेहूं की बात करेंगे, सरसों के तेल की, नमक, दाल, जो किनको मिला गरीबी रेखा से नीचे को, लेकिन वो टैक्स पेयर नहीं थे गरीबी रेखा से नीचे।
80 करोड़ लोगों को यदि आप खाद्यान्न उपलब्ध करा रहे हैं फ्री में, और जो टैक्स दे रहा है व्यक्ति उसको कुछ भी नहीं मिला, और किसी भी राजनीतिक दल का उनकी तरफ ये ध्यान नहीं गया कि आखिर में जो टैक्स पेयर मध्यम परिवार के लोग हैं उनकी क्या स्थिति होगी, क्या उनके दुख दर्द को समझने की आवश्यकता है, क्या वो लाइन में खड़े होकर के क्या जो मुफ्त बांटा जाता है उसको लेने की स्थिति में होते हैं। तमाम ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि वो उस चीज को सामाजिक रूप से नहीं ले पाते, लेकिन देते वो टैक्स है। दूसरी बात, बार बार तमाम मंचों पे ये बातें उठती हुई आई हैं। दूसरा मैं गिना रहा हूं आपको कि जब लोग वायदा करते हैं और वो निभा नहीं पाते उसको, तो फिर जनता अपने आप को ठगा महसूस करती है। कोई स्कूटी बांट रहा है, कोई 2000 रुपये महीने की बात कर रहा है, कोई 6000 रुपये महीने की बात कर रहा है। तो क्या जो चुनावी घोषणा पत्र जो राजनीतिक दलों के हैं, क्या इस पर निर्णय होना चाहिए? क्या राजनीतिक दल इस बात से सहमत होंगे कि उस चुनावी घोषणा पत्र को भी कानूनी दस्तावेज माना जाए? और यदि सरकार या जो पार्टी वायदे कर करके जब सरकार में आती है और यदि वो पूरे नहीं करती है, तो क्या दोबारा वो चुनाव लड़ने लायक रहे पार्टी को, या उसका जो चुनावी प्रमाण पत्र है लड़ने का वो क्या चुनाव आयोग को कैंसिल कर देना चाहिए? तमाम ऐसे मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन वो मुद्दे जब ही होंगे जब इस देश की और प्रदेश की जनता जागरूक होगी। लेकिन बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया कौशिक साहब। अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में इसे देखा जाए, समझा जाए, बड़ी तस्वीर इसकी देखी जाए, तो गलती किसकी है सर? जनता की ही मानी जाए? बिल्कुल बिल्कुल माना जाएगा ना जनता को। आप देखिए, धर्म के नाम पर कौन लड़ती है? जनता। मुफ्तखोरी के नाम पर कौन लड़ती है? जनता। लेकिन निश्चित तौर से मैं कह रहा हूं, क्या जो चुनावी वायदे किए जाते हैं, यदि वो पार्टी या तो सत्ता में आने के बाद जनता ने तो भरोसा कर लिया कि जो आपने चुनावी रैली में कहा या जो घोषणा पत्र आपने छापा और जो हर घर पे जाकर के बटा, उन्होंने कहा ये तो सरकार ने वायदा किया, कोई भी राजनीतिक दल हो, यदि वो उसको पूरा नहीं कर पाती है तो इसका दोष जनता को नहीं है, उस जनता ने आप पे भरोसा किया। तो क्या उस घोषणा पत्र को, मैं कह रहा हूं, क्या राजनीतिक दल संवैधानिक दायरे में लाने का प्रयास करेंगे? क्या राजनीतिक दल इस पे कानून बनाएंगे कि कोई भी राजनीतिक दल घोषणा पत्र जारी करता है चुनाव के समय पे, क्या वो कानूनी प्रपत्र माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? ठीक है। क्या उसके बाद यदि वो राजनीतिक दल उसको पूरा नहीं कर पाता है तो क्या दोबारा चुनाव लड़ने लायक हो रहेगा या नहीं रहेगा? इस पे भी राजनीतिक दलों की इच्छा शक्ति की जरूरत है कि इस पे भी वो कानून लेकर के आए, तो मुझे लगता है कि हाँ, जनता के साथ विश्वासघात क्या कानून आएगा? क्या राजनीतिक दल इस पर गंभीरता के साथ विचार करेंगे, संवेदनशीलता अपनी दिखाएंगे? इस पर हम करेंगे चर्चा, आगे बढ़ाएंगे चर्चा को। लेकिन हमारे साथ मैं स्वागत कर दूं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, आरपीएस मल्होत्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। डॉक्टर अभिषेक राय भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। अब मैं मल्होत्रा साहब आप ही का रुख करूंगी। आपका आम आदमी पार्टी का फ्री मॉडल हमने कई दफा देखा, और अगर मैं ये कहूं तो गलत नहीं होंगी कि इसी के दम पर कहीं ना कहीं 2 बार आप देश की राजधानी की सत्ता पर काबिज भी हुए। लेकिन आप जरा ये बताएं, क्या आप लोगों को महसूस हो रहा है या बिल्कुल इस बात का एहसास नहीं है कि मुफ्तखोरी किस तरह से धीरे धीरे लाइलाज बीमारी बनती जा रही है? एहसास है आप लोगों को क्या? देखिए शिल्पा जी, सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि मुफ्तखोरी शुरू कहाँ से होती है। आपके ज्यादातर जो सांसद और विधायक हैं वो करोड़पति अरबपति लोग हैं, लेकिन फिर भी उनको मुफ्त गाड़ी, मुफ्त बंगला, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त यातायात की सुविधा, हवाई यातायात वगैरह सारा कुछ मुफ्त दिया जाता है। तो सबसे पहले तो हमें ये सोचना होगा कि हमारे जो इतने करोड़पति अरबपति सांसद और विधायक हैं, क्या इनको वाकई ये सब मुफ्त में देने की जरूरत है? और इस सब की मुफ्तखोरी की शुरुआत तो पहले यहाँ से होती है, क्योंकि गंगा ऊपर से चलती है ना, नीचे से तो चलती नहीं है। ठीक है। तो लेकिन आप तो अपनी झाड़ों के साथ इसी गंदगी को मिटाने तो आए थे, इसी बात का तो आप लोग दावा किया करते थे। नहीं, देखिए मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके पास भगवान का दिया बहुत कुछ है। ठीक है, तो उनको मुफ्त चीजों की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो उनका बंद होना चाहिए। देखो, जब वो सांसद होते हैं तब वो इतना कुछ सारा कुछ मुफ्त लेते हैं, उन पेंशन होती है, भत्ते होते हैं, उसके बाद जितनी बार वो सांसद बनते हैं उतनी पेंशनें होती हैं उनकी। जो रिटायर हो जाते हैं 3-3, 4-4, 5-5 लाख रुपया पेंशनें हैं इनकी।
ठीक है। तो सबसे पहली जो मुफ्तखोरी है वो यहाँ से शुरू होती है। फिर दूसरी तरफ देखना होगा कि देखिए जो मूलभूत जरूरतें हैं जीवन की, पानी मूलभूत जरूरत है, इसके बिना आदमी जी नहीं सकता। बिजली आज मूलभूत जरूरत बन गई है, इसके बिना काम नहीं चल सकता। ठीक है, यही तो मैं जानना चाह रही हूँ कि आखिरकार ऐसा क्यों, ये मुफ्तखोरी, आखिरकार मुफ्त में चीजें बांटना, फ्री 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 की इस तरह से सेल लगा देना, ये इतनी मजबूरी क्यों बनती जा रही है राजनीतिक दलों के लिए, सिर्फ चुनाव के लिए, वोटों के लिए? शिल्पा जी, सांसदों को तो मुफ्त देने में आपको कोई इतराज नहीं है, और जो अरबपति करोड़पति व्यापारी आपसे खरबों के लोन लेके भाग जाते हैं, उनको पकड़ के आप अंदर नहीं करते हो। आम जनता को जो मूलभूत जीवन की जरूरत। मल्होत्रा जी, आती हूँ आपके पास लौटकर। लगता है किसी तकनीकी खामी की वजह से आपकी आवाज आनी बंद हो गई है। हमारे साथ कांग्रेस नेता भी लगातार जुड़े हुए हैं, संदीप त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, आपका ओपनिंग रिमार्क, क्या आपको भी ऐसा ही लग रहा है? इस बात से स्टार्ट करूंगा। उन्होंने कहा कि टैक्स जो है कुछ टैक्स पेयर देते हैं और बाकी जो टैक्स पेयर होते हैं वो मुफ्तखोरी की आदत पड़ रही है। हाँ। कौशिक जी, आपकी जानकारी के लिए पहली बात बता दूं, टैक्स पेयर जो टैक्स देता है उसको कहीं ना कहीं से रेवेन्यू जनरेट होता है, लेकिन जिन मुफ्तखोरों की आप बात कर रहे हैं, जिनको मुफ्त में मिलता है, असली टैक्स वही देते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉई अगर टैक्स देता है तो उसको अगर 50,000 तनख्वाह है और 50,000 तनख्वाह में से 5,000 टैक्स दे रहा है तो 50,000 सरकार से मिल रहा है। लेकिन जो एक मजदूर जब टैक्स जाता है पार्ले बिस्किट खरीदने और उसमें जो जीएसटी देता है, उसको कहीं से रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है। इस बात को आप समझिए। और अगर कोई सरकार देती है, कोई भी सरकार, तो वो कोई एहसान नहीं करती है, वो उनका हक है, उनका हक वापस किया जाता है। हाँ, इस बात से आपके मैं सहमत हूँ कि अगर आप ये कहते हैं कि जो मैनिफेस्टो जो भी आप वादा करते हैं, अगर उसको पूरा नहीं करते हैं, तो लोकतंत्र में एक प्रक्रिया बनी हुई है कि 5 साल बाद जवाबदेही होनी चाहिए, मुद्दों की बात होनी चाहिए, उस आधार पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए और उस आधार पर जनता को वोट करना चाहिए। ये तो बात मैं आपकी मान सकता हूँ, और ये होता है, यही लोकतंत्र है। अगर आप वादे करके आते हैं और वादों को पूरा नहीं कर पाते हैं तो 5 साल बाद आपकी परीक्षा होगी, और अगर आप फेल होते हैं तो पार हो जाएंगे। जिस प्रकार से मोदी जी और योगी जी ने वादा किया 80 लाख नौकरी देंगे, 2 करोड़ रोजगार, 100 स्मार्ट सिटी, वो बहुत सारे वादे, 15 लाख रुपए आज नहीं दे पाए, आज उत्तर प्रदेश से जा रहे हैं। आप पार्टी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की, पहले कहे बंगला नहीं लेंगे, हमको सिक्योरिटी नहीं चाहिए, आज सब कुछ चाहिए। आज अरविंद केजरीवाल जी ने बंगला भी ले लिया, सारा सब कुछ ले लिया, सब धोखला, बेटे की कसम खाई, बेटी की कसम खाई, जितनी बातें कही थी आज सब देख लीजिए। जो जिन चीजों के लिए गाली दे रहे थे, जिन बिजली कंपनियों को गाली दे रहे थे, उन्हीं कंपनियों से आप फिर टेंडर कर रहे हैं। वो फाइल का अरविंद केजरीवाल का वो मैं बक्सा ढूंढ रहा हूँ, वो कागज ढूंढ रहा हूँ जिसमें भ्रष्टाचारियों के नाम थे। मैं वो कागज ढूंढ रहा हूँ जहाँ पर बिजली कंपनियों पर आरोप लगाते थे और बढ़ते मीटरों की बात करते थे। आप कहते हैं 400 यूनिट बिजली दिल्ली में फ्री देंगे, और आप और कहते थे मीटर तेज चल रहा है। क्या मीटर बदल गया मेरे भाई? क्या आप बताएंगे 401 अगर हो जाता है तो आप पूरा पैसा लेते हैं क्यों? अगर देना ही है तो आप बिजली का रेट कम कर दीजिए, गरीब से लेकर अमीर तक सबको फायदा मिले। कांग्रेस की सोच रही है हम सब्सिडी से शुरुआत की, इस देश को सब्सिडी से हमने मिट्टी के तेल में सब्सिडी दिया, कपड़े लोगों के पास कपड़े नहीं होते थे, हमने कोटे से अनाज देकर लोगों को। संदीप जी, बस मैं इतना समझना चाह रही हूँ आपसे, ठीक है सर, ठीक है, आपकी बात आ गई है कि क्या टैक्स पेयर्स के पैसे से इस तरह से मुफ्त का सामान जनता के बीच बांटना, कहीं ना कहीं वोट के बदले उन्हें ये लालच देना आप लोगों को जायज लगता है? जी, मैं जवाब दे देता हूँ। आप अगर ये कहती हैं कि टैक्स पेयर, मैंने पहले कहा कि टैक्स पेयर अगर एक व्यापारी टैक्स देता है 10 लाख रुपए, तो वो टैक्स किससे लेता है? जनता से ही तो लेता है। वो टैक्स कहाँ से देता है? टैक्स तो असली टैक्स देती है जनता, आम आदमी जिसको अपनी मेहनत और ब्लड की कमाई से वो पैसा लाता है, वो देता है। व्यापारी, मैं भी व्यापारी हूँ, अगर 10 लाख जीएसटी देता हूँ तो मैं कोई व्यवसाय करता हूँ? आम जनता से मैंने उसीला, जिस जनता को आप मुफ्तखोर कह रही है, जिस जनता को आप कह रहे हैं कि मुफ्त में दिया जाता है, उसी तो टैक्स आता है। अगर सरकारी एम्प्लॉय देता तो आपको ये ठीक लगता है? मतलब ये जो साइकिलिंग चलती आ रही है आपके मुताबिक ये जायज है? चलिए ठीक है, डॉक्टर अभिषेक राय भी हमारे साथ जुड़े हुए, रेणु भाटिया भी हमारे साथ जुड़ी हुई, उनकी भी राय बेहद महत्वपूर्ण है। सबसे पहले डॉक्टर अभिषेक राय, समाजवादी पार्टी क्या सोचती है इस पर? ईमानदारी से जवाब दीजिएगा सर। देखिए शिल्पा जी, समाजवादी पार्टी का स्टैंड बहुत क्लियर है। सुनील जी की बात से मैं बहुत ज्यादा सहमत हूँ। हाँ,
डॉक्टर अभिषेक, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। मैं लौटती हूं आपके पास, तब तक मैं रेणु भाटिया जी से उनका ओपनिंग रिमार्क ले लेती हूं। रेणु भाटिया जी, मुफ्त के वादे तो आपकी तरफ से भी किए जा रहे हैं, लेकिन आखिरकार क्यों और इसकी क्या जरूरत महसूस होती है? शिल्पा जी, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? हाँ अभिषेक जी, आवाज आई आपकी। जी, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद रेणु भाटिया में आ रही हूं आपके पास। जी शिल्पा जी, मैं ये बात कहना चाह रहा था कि मैं सुनील कौशिक जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि मध्यम वर्ग जो है टैक्स पेयर है और उसके लिए कोई सहूलियत की बात नहीं करता। बिल्कुल सही बात है। आज महंगाई जितनी बढ़ गई है, सरकार उसके बारे में बात नहीं करती। हाँ। आज चाहे आप देख लें, कोई भी चीज हो, मध्यम वर्ग एकदम ठगा महसूस करता। अभी इन्होंने कहा सुनील जी ने कि 80 करोड़ जनता को ये लोग अनाज दे रहे हैं, तो मध्यम वर्ग को अनाज तो नहीं मिलना हो रहा होगा। ये आंकड़े ही झूठे हैं। अगर 80 करोड़ जनता हमारी बिलो पॉवर्टी लाइन है, हम 134 करोड़ की आबादी है और उसमें आप एक चीज समझिए, बच्चे भी हैं जो कहते हैं ना पॉपुलेशन इंडेक्स में काउंट होते हैं, पर वो कहते हैं ना वोटर इंडेक्स में काउंट नहीं होते 18 साल से कम के बच्चे। तो ये बहुत सीधी सी बात है। सरकार के सिर्फ झूठे आंकड़े हैं जो इस तरह से प्रोपेगेंडा बना के लोग देते हैं। दूसरी बात मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल जो इन्होंने कहा कि सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जो वादे करें उसको पूरा करना चाहिए। आपने देखा जैसे माननीय गृह मंत्री जी, अरे लेकिन मेरा तो आपसे सवाल ये है, 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा सपा ने किया, किसानों को सिंचाई के लिए फ्री बिजली आप लोग देंगे, छात्रों नौजवानों को मुफ्त लैपटॉप, बच्चों की विदेश में पढ़ाई के लिए मदद, ये सब वादे समाजवादी पार्टी की तरफ से जो किए जा रहे हैं, चलिए वोट भी मिल जाएंगे, लेकिन अगले 5 साल तक क्या फिर आप सूद समेत इस चीज की वसूली नहीं करेंगे देश के प्रदेश के लोगों से? हाँ बोलिए सर। शिल्पा जी, बोलिए सर। बता रहा हूँ, हमने कहा 300 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे, हम किसानों को सिंचाई का वो मुफ्त देंगे। इसका देश है क्योंकि हमने पावर स्टेशन बनाया है, हमने बिजली घर बनाए। हम जानते हैं हम उत्तर प्रदेश को बिजली में आत्मनिर्भर कर देंगे। वो सिर्फ अपनी जनता को ही नहीं, बाकी प्रदेशों को भी बिजली बेचेगी। तो ये उत्तर प्रदेश का विकास का मॉडल है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं। रही बात लैपटॉप देने की और युवाओं को काम देने की, आप बताएं, लैपटॉप देने से कहते हैं ना पुरस्कृत करना चाहिए। हमने यश भारती अवार्ड शुरू किया, हमने लैपटॉप बांटा। आज वो लैपटॉप काम आ रहा है कि नहीं? आज डिजिटल रैलियां करने की बात चुनाव आयोग कहता है, वर्चुअल रैलियों की बात करता है। आज चुनाव आयोग कहता है कोरोना की सेकेंड वेव में, थर्ड वेव में जो आ रही है, तो हमने क्या कहा, घर पे रहो। आज बच्चे पढ़ रहे हैं ना उस लैपटॉप से। तो ये समाजवादी पार्टी की विकास की सोच है। हम सर्व समाज को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। जहां तक मध्यम वर्ग की बात है, समाजवादी पार्टी के अलावा चलिए आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि भाई इस सोच के द्वारा हम प्रदेश को, इस देश को आगे बढ़ाने का ही काम कर रहे हैं। रेणु भाटिया जी, आप क्या कहेंगी? आखिरकार इस तरह से मुफ्त का लालच देने की लोगों को जरूरत क्या है? आप लोग तो सत्ता में हैं, आप लोग भी हर संभव तरीके से यहां पर लोगों को लुभाने की कोशिश कर ही रहे हैं। अभी अपने विपक्षी पार्टियों के भाइयों को सुन रही थी, बड़ा बढ़ चढ़ के इन्होंने अपनी पार्टी की गुणगान किया, उनकी महिमा मंडन किया। हाँ। लेकिन मुझे शर्म भी आती है और दुख भी होता है कि पार्टियों, जनता ने इन पार्टियों को कई कई बार जिताकर भेजा, कई कई बार इन पर विश्वास किया, लेकिन पिछले दिनों की अगर इनकी गाथा जो इन्होंने गाई है अभी, वो अगर उनका रिजल्ट देखे तो पिछले दिनों में क्या रिजल्ट आया। चाहे इन्होंने कुछ बांटने का काम किया, चाहे कभी साइकिलें बांटी, लैपटॉप बांटे, कुछ भी इन्होंने बांटा, उसका रिजल्ट इन्होंने क्या दिखाया, जनता के लिए इन्होंने काम क्या किए। देखिए, एक नेता होता है, वो जब चुना जाता है या अपने चुनाव प्रचार में जाता है, वो ईमानदार नेता हमेशा यही बात कहेगा कि हम आपके बीच समक्ष आए हैं, आपका आशीर्वाद चाहते हैं, हम आपको 5 वर्षों तक काम करके दिखाएंगे। एक नेता ऐसा जाता है जो कहता है मैं आपको लैपटॉप और ये दूंगा, लेकिन आप मुझे वोट जरूर दे दो। उसके बाद वो लैपटॉप की तरह, जिस प्रकार गूगल में आप किसी चीज को ढूंढते हैं, उस प्रकार आपको उस नेता को ढूंढना पड़ता है। तो इसका कोई औचित्य नहीं नजर आता जनता के बीच में, मैं ऐसा समझती हूँ। और मुझे लगता है हर, यही तो मैं जानना चाह रही हूँ कि इसका औचित्य कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन फिर भी एक अरसे से ये प्रथा से चली हुई है और इसमें तमाम राजनीतिक दल इन्वॉल्व है, इंक्लूडिंग यू। देखिए, प्रथा चलती है अगर किसी चीज की, तो प्रथा के उस
चलन पर उसका मीनिंग होना चाहिए, उसका कोई ऐसा हल, कोई अर्थ निकलना चाहिए। प्रथा चलाकर और जनता से दूर भाग जाना, मुझे लगता है उस प्रथा का कोई औचित्य। अगर कोई प्रथा निकली है तो उस प्रथा को अंतिम सांस तक लोगों के बीच में लाए रखें, लोगों की सेवाओं में लगाए रखें, मुझे लगता है वो सबसे मुख्य रूप से माना जाता है। चलिए ठीक है, आप सभी खास मेहमान मेरे साथ बने रहे। फिलहाल मुझे यहाँ पर रुकना होगा बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा को बढ़ाएंगे, आगे करेंगे जानने की कोशिश। फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ सर्विसेज, ये तमाम चीजें समझ में आती है कि आप लोग फ्री में दे रहे हैं लोगों को उनकी भलाई के लिए, लेकिन फ्री में लैपटॉप देना, फ्री में स्कूटी देना आखिरकार क्यों और कब तक? क्या ये लालच नहीं है उनका वोट खरीदने को लेकर? वक्त छोटे से ब्रेक का, लौटते हैं जल्द, बढ़ाएंगे चर्चा को यहीं से आगे। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। चर्चा हो रही है कुछ गंभीर सवालों पर, मसलन मुफ्तखोरी क्यों बनती जा रही है महामारी और आखिरकार कब तक बनती रहेगी? मुफ्त के वादों की होड़ क्या सत्ता पाने के लिए बन चुकी है एक दौड़? लोकतंत्र कैसे बनता जा रहा है मुफ्तखोरी का तंत्र? लोग लुभावन वादे क्या राजनीतिक दलों के बन चुके हैं प्यादे? 2022 की लड़ाई मुफ्त की क्या राजनीति छाई? आज इन्हीं तमाम सवालों के हम जवाब खोज रहे हैं। हमारे साथ एक खास पैनल लगातार बना हुआ है। एक बार फिर से पैनल का रुख करते हुए डॉक्टर कौशिक, आप ही के पास आऊंगी। आपने तमाम राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं सुन ली, या यूं कहा जाए उन दलों की तमाम सफाइयां भी सुन ली। क्या लग रहा है सर, ये तो सीधे सीधे एक तरीके से लालच देने वाली बात है कि हम आपको ये देंगे, ये देंगे, ये देंगे, आप हमें वोट दीजिए। अब एक बार वोट आ गया, सत्ता मिल गई, उसके बाद सत्ता की मलाई राजनेताओं की, जनता को कुछ मन हो देने का तो दे दीजिए, ना मन हो तो फिर कोई, जनता भी समझ रही है क्या उखाड़ लेंगे लोगों का। देखो शिल्पा, मैं फिर कह रहा हूँ कि ऐसे वायदे देश को खोखला करते हैं। और मैंने अभी कहा कि मद्रास हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की कि आप आलसी बना रहे हैं देश की जनता को, मुफ्तखोरी तो मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ व्यक्तिगत तौर से। आप उनको मजबूत कीजिए, एजुकेशन आप उनको फ्री दीजिए, स्वास्थ्य की सुविधाएं सबको फ्री दीजिए, बिल्कुल जो बेसिक चीजें हैं जहां अपने जनमानस को आप मजबूत बना सकते हैं उसमें सब कुछ फ्री करिए। लेकिन आप कहिए कि हाई स्कूल बच्चा करने का 10,000 रुपये देंगे, लड़की ग्रेजुएशन कर लेगी तो 25,000 रुपये, 20,000 रुपये देंगे, या 300 यूनिट तक हम फ्री देंगे। ये सब नहीं होना चाहिए। एक एक बच्चे को जितना आप देश की सहभागिता में मजबूत कर सकते हैं, जितना उसको जरूरत है, यदि आपने वो मजबूत कर दिया तो मुफ्तखोरी की बात ही नहीं आएगी आपके सामने। लेकिन कहीं ना कहीं मुफ्तखोरी के माध्यम से आप जनता के वोट को खरीदते हैं, आप लालच देके उनको भटकाते हैं जनता को, और वो आपके ऐसे वायदों में आ जाती है। फिर इसलिए मैं कह रहा हूं कि कोई भी पार्टी यदि ऐसा घोषणा पत्र में लाती है क्योंकि जनता के पास विकल्प भी नहीं होता। दूसरे दल की तरफ देखेंगे, वहां भी वही झड़ी लगी हुई है मुफ्त के वादों की। तीसरे दल की तरफ देखेंगे, वहां भी वही हाल है। मैं वही कह रहा हूं, जैसे त्रिपाठी जी ने कहा कि निसाब 5 साल बाद समीक्षा जनता करती है। हाँ। जनता क्या समीक्षा करेगी? मुझे लगता है संवैधानिक रूप से उसको दोबारा चुनाव लड़ने का अधिकार ही नहीं होना चाहिए उस पार्टी को, यदि उसने अपने वायदे पूरे नहीं किए। क्योंकि जनता को फिर आप अपने वायदे दे दोगे और जनता फिर आपकी बातों में आ जाएगी। इसलिए जो कोई भी पार्टी घोषणा पत्र अपना तैयार करती है, घोषणा करती है, वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि संवैधानिक प्रपत्र उसका होना चाहिए, जिससे कि संवैधानिक दायरे में आप उस चीज को ले आओगे। ये हम लोग और आप लोग तो नहीं बनाओगे, ये तो इन्हीं लोगों को कानून बनाना पड़ेगा। और यदि ऐसे कानून में सारे राजनीतिक दल आएंगे, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भाजपा की, सारे राजनीतिक दल आएंगे और इसका स्वागत भी होना चाहिए। ठीक है, लेकिन उसके लिए पहले मंशा होनी चाहिए। आरपी मल्होत्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मल्होत्रा साहब बोलिए। मेरी बात पहले कट गई थी जी, बोलिए। देखिए, जनता का पैसा है, जनता चाहे वो इनकम टैक्स देती है, चाहे वो इनकम टैक्स ना देने वाले लोग हैं, लेकिन वो भी सरकार को टैक्स देते हैं, चाहे वो साबुन खरीदें, तेल खरीदें, टूथपेस्ट खरीदें, कुछ भी खरीदें। तो पैसा जनता का है, वो सरकार को खुद मेहनत करके नहीं कमा के लाती है, जनता के ही पैसे से खजाना भरा जाता है। अब इसमें जो अगर हम पूरी पिक्चर देखें तो पहले मैंने बात की कि एमपी एमएलए को कितना कुछ फ्री मिलता है, रिटायरमेंट के बाद भी मिलता है, चलो छोड़ो उसको। उसके बाद कॉरपोरेट घराने पिछले करीब 6-7 साल में 20 लाख करोड़ हमारे देश का डकार है, उस पर हम बात नहीं करते। लेकिन हम बात उस पर करते हैं जब गरीब आदमी को 1,000 रुपया 2,000 रुपया मिलता है। क्यों? क्योंकि वो गरीब आदमी बोल नहीं पाता, हम बोल पाते हैं।
है ना। तो लेकिन चलो अब आगे बात आती है कि आखिर हम सरकार बनाते क्यों हैं, सरकार का मतलब क्या है, ताकि देश के लोगों को एक अच्छा जीवन मिल सके। वो जीवन जो सरकार ना होने पे उनको मिलता है, उससे अच्छा जीवन सरकार देगी, इसलिए हम सरकार बनाते हैं। लेकिन मुफ्त तो यहाँ के पे सामान देने की बजाय अगर आप मुफ्त की सुविधाएं उन्हें दे, लाइक एजुकेशन उन्हें दे, हेल्थ सर्विसेज उन्हें दे, तो सर ये बात समझ में आती है। नहीं, दूसरा जो आपके प्रवक्ता कह रहे हैं, शिल्पा जी, जो आपके प्रवक्ता कह रहे हैं, मुझे लगता है दिल्ली में एक बिल लेके चले आए कि 8 लाख से 10 लाख से ऊपर का जो टैक्स पेयर MLA MP हैं उनको कोई सुविधा नहीं दी जाएगी। एक बिल आ सकता है ऐसा। ठीक है, मल्होत्रा जी बोलिए। हाँ देखो, यहाँ पे फिर बात आती है मॉडर्न स्टेट की, जो वेलफेयर स्टेट कहलाती है। तो वेलफेयर स्टेट की ड्यूटी है कि जीवन की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी है, बिजली है, रहने की जगह यानी कि छत होनी चाहिए कम से कम हर एक इंसान के सिर पे, शिक्षा है, इलाज है, पेंशन या बेरोजगारी भत्ता है, ये जो है सरकार को जरूर देना चाहिए। इसको आप मुफ्त की चीज नहीं सरकार देती तो है, लेकिन फिर कहीं ना कहीं सूद में आता है, महंगाई के रूप में जनता से वो चीज वसूली भी जाती है। आपत्ति दरअसल इस बात पर है। चलिए मैं आपके पास आती हूँ। संदीप त्रिपाठी जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस नेता है। संदीप जी, फ्री में स्कूटी दे देना, फ्री में लैपटॉप दे देना, क्या आपको नहीं लगता है कि अगर उसी शख्स को ये तमाम चीजें मुफ्त में देने की बजाय एक रोजगार दे दिया जाए तो वो कहीं ज्यादा फायदेमंद साबित होगा उस शख्स के लिए भी, उसके परिवार के लिए भी, प्रदेश के लिए भी और देश के लिए भी। बात आप कह रही हैं, और देखिए अभी आपने जैसे मुफ्त लैपटॉप और स्कूटी की बात की, आप एक उदाहरण मैं देता हूं, अगर भीमराव अम्बेडकर जी को स्कॉलरशिप नहीं मिलती तो विदेश जाकर पढ़ाई करके संविधान नहीं लिखते, तो ये इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो मुफ्तखोरी थी। एक्चुअली होता यह है कि समाज में जो भी पीछे है उसको आगे लाने के लिए हम सब्सिडी देते हैं, उसकी मदद करते हैं, और जब वो मजबूत हो जाएगा खुद ही नहीं लेगा भाई, वो तो खुद ही मना कर देगा। आप किसी भी अमीर व्यक्ति को अगर आप कहेंगे कि पेंशन ले लीजिए, या तो वो अपने नैतिक रूप से गिरा हुआ व्यक्ति होगा, आप कहेंगे कि 10,000 रुपए फ्री में ले लीजिए, वो कहेगा नहीं भाई हमारे पास है, हमें जरूरत नहीं, आप किसी और को दीजिए। तो आप समझिए कि कांग्रेस की पॉलिसी रही है। हमने जैसे हमने बताया, इस देश हमें बहुत ही डीप कंडीशन में मिला, हमने उसको इन्हीं सब रास्तों से निकाला, और आज जब सक्षम मध्यम वर्ग की बात कर रहे हैं, मध्यम वर्ग बना कैसे? आप देखिए कि जो है जब देश आजाद हुआ 90% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। हाँ, ये गरीबी रेखा बढ़ी है, गरीब लोग बढ़े हैं इस सरकार में, ये भाजपा की उपलब्धि है, इसमें हमें कोई दो राय नहीं है। इन्होंने लोगों को गरीब बनाया। और एक बात समझिए, आप वादे करते हैं, अभी हमारी भाटिया जी बात कर रही थी, इन्होंने 4 वादे इनके 2017 के इनको दिलाना चाहता हूँ। आपने यूनिवर्सिटी की बात की थी, आप एक यूनिवर्सिटी का नाम बता दीजिए जिसका शिलान्यास किया हो आपने, लोकार्पण कर दिया हो। आपने लड़कियों की मुफ्त शिक्षा की बात की थी, ग्रेजुएशन तक, आपने क्यों नहीं किया? आप इन सब मुद्दों पे बात होनी चाहिए। जो आपने वादे किए थे आपने पूरे नहीं किए, हम उनको, विपक्ष का काम है, हम ले जाएंगे, जनता को समझ में आएगा तो वो बिल्कुल इनको रिजेक्ट करेगा, जो भी अच्छे वादे करके आएगा वो जीतेगा। ठीक है, इन्हीं सब माध्यमों से। और एक बात देखिए, अभी आपने बात की स्कूटी की, हाँ। अगर और 5,000, अगर मैं, पंजाब की सरकार ये कहती है, पंजाब कांग्रेस कहती है कि 5 क्लास पास करने वाले बच्चे को 5,000 रुपए देंगे, तो बताइए वोट देगा क्या? वोट तो देने वाला वो है नहीं, इसलिए कि बच्चा। दरअसल मैं मुफ्त की स्कूटी पर मुझे आपत्ति दरअसल सर इसलिए है, मेरा जो मूल प्रश्न है, जो मेरी मंशा है, मैं वो आपको समझा देती हूँ। मुफ्त की स्कूटी आपने दे भी दी, उस स्कूटी में पेट्रोल डालने के लिए आपको आप समझ में आ रहा है आपको कि पेट्रोल कितना महंगा हो चुका है, वो उसको डलवाना पड़ेगा लड़की को। इसके अलावा क्या अगर हम उस लड़की को सशक्त वाकई में बनाना चाहते हैं, असल मायने में उसका सशक्तिकरण चाहते हैं, तो क्या हमें उसे अच्छी शिक्षा, मुफ्त शिक्षा प्रोवाइड नहीं करानी चाहिए? वो खुद तो क्या, वो खुद भी स्कूटी खरीदेगी, अपने आसपास अपने परिवार में 4 और लोगों को स्कूटी खरीदवा सकती है। बोलिए सर, बोलिए। पहली बात तो आपने पूरा उसको पढ़ा नहीं, इलेक्ट्रिक स्कूटी रहेगी, और मैं, हमारा कांग्रेस का उद्देश्य है महिलाओं सर, बिजली बिल लोग भर नहीं पाते हैं, ठीक है, वो तो पूरी तरह से फ्री में नहीं आता है ना। ठीक है सर, जल्दी से, उसके बाद रेणु भाटिया भी इंतजार कर रही है। और अभिषेक जी बोलिए। महिलाओं को यह भी कहा है कि 40% नौकरी में भागीदारी देंगे, 25 जो है % पुलिस में रखेंगे, तो 9% भागीदारी, 40% की बात कर रहे हैं अगर महिलाओं की भागीदारी की। तो अगर वो अभी पंजाब में जो, अरे त्रिपाठी जी,
हमारे देश में त्रिपाठी जी, वो टैक्स देगी, उसी से त्रिपाठी जी, ठीक है। अरे त्रिपाठी जी सुन भी सुन लीजिए ना त्रिपाठी एक पॉइंट क्वेश्चन जी, अभी परसों पंजाब में एक लिस्ट जारी की है आपकी पार्टी ने, क्या 40% महिलाओं को दिया है टिकट, क्या उसमें आपने? जी मैं बिल्कुल जवाब देता हूँ मित्र। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कांग्रेस वही पार्टी है जो देश को पहला राष्ट्रपति, पहला, अरे मैं ये बात नहीं कर रहा, वो सब जानते हैं देश। मैं तो ये कह रहा हूं, मैं आपकी बात से सहमत हूं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं जो उत्तर प्रदेश में आपने 40% महिलाओं को टिकट दिया, क्या पंजाब में भी आप दे रहे हैं क्या? बिल्कुल कौशिक जी, मैं आपकी बात को जल्दी से बोलिए सर। नहीं भागूंगा, आप समझिए, आप जवाब सुनिए। हमने पहला राष्ट्रपति दिया, पहला मुख्यमंत्री दिया, पहला राज्यपाल दिया, यहाँ तक कि पंचायत चुनाव में 33% महिलाओं को सीट भी रिजर्व करके दी, और 33% आरक्षण बिल सदन में, संसद में आज भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। त्रिपाठी जी सवाल से मत भागिए सर, सब बात आपकी ठीक है। दोहरा चेहरा आपको इससे उजागर हो रहा है, उत्तर प्रदेश में कुछ और, पंजाब में कुछ और। अरे शिल्पा जल्दी से जवाब देने दीजिए, बोलिए सर, जल्दी से सर, और भी तो लोग इंतजार कर रहे हैं। आप इतना समय ले लिया, जवाब दिया नहीं। 30 सेकंड। हाँ बोलिए। देखिए अभी आप पंजाब की बात कर रहे हैं, हमने एक नई राजनीति की शुरुआत उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी ने की है, और आज सभी लोगों को महिलाओं की बातें करनी पड़ रही है, सारी पार्टियों को हमारे मुद्दे पर आकर बात करनी पड़ रही है, तो ये हमारी जीत है। पंजाब में भी लागू होगा, पंजाब ही नहीं इवन पूरे देश में लागू होगा। आने वाले समय में कांग्रेस आपसे ये बात को वादा करती है और करके दिखाएगी। चलिए सर, ये आने वाला वक्त बताएगा। डॉक्टर अभिषेक राय, हंस रहे हैं आप, मुस्कुरा रहे हैं आप, क्या बात है सर? नहीं, डिंपल जेब की बार मुख्यमंत्री देखिए, मुस्कुराने की बात, जैसे सुनील जी ने कहा ना कि पंजाब के लिए अलग नियम, उत्तर प्रदेश के लिए अलग नियम, और गोवा के लिए अलग नियम, और उत्तराखंड के लिए अलग नियम, तो इनका चालों चरित्र खुद सामने साबित हो रहा है। संदीप जी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, आप बोल रहे थे, आपके समय किसी ने नहीं बोला था, सब सुन लेते हैं। बोलिए डॉक्टर राय, बोलिए, सुन रहे हैं सर। देखिए जी, मैं बहुत सीधी सी बात कह रहा हूँ कि आज जैसे कहते हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, ये किसी को भी टिकट दे दें, इनको पता है इनकी वास्तविक स्थिति क्या है। उत्तर प्रदेश में इनका ग्राउंड है ही नहीं। सबको पता है कि कांग्रेस अपने आप को पर्यटन करने के लिए, इनके नेता आते हैं और यहाँ पे वो पर्यटन करके चले जाएंगे। राहुल गांधी जी चुनाव हार गए अमेठी में, और उसके बाद से कितनी बार आए हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के जितना देखिए। सुन लीजिए संदीप, आप मेरे से आप जवाब दे देना, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ आपको, आप जवाब दे देना। तो कांग्रेस की बात हम ना करें तो वो अलग बात है। दूसरी बात, जैसे हम कहते हैं ना, हम बहुत मजबूती से जो वादे हम कर रहे हैं उसके पीछे हमारा ग्राउंड है। बिना ग्राउंड के हम बातें नहीं करते, हम हवा में बातें नहीं करते कि अगली बार आए। जैसे माननीय गृह मंत्री जी ने कहा, अरे पहले आप पूरी बात सुन लेंगे कि नहीं, शांति से सुन लें। हमने बोला ना, गृह मंत्री जी ने कहा कि 15 लाख चुनावी जुमला है, ये समाजवादी पार्टी का कोई आदमी नहीं कहेगा। हम जो वादे कर रहे हैं बहुत मजबूती से वादे कर रहे हैं, और उसको हम ग्राउंड पे ले आएंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमने उसके लिए क्या काम किया था। हमने उसकी फाउंडेशन ले करी थी अपनी 12 से 17 की गवर्नमेंट में। आपको पावर स्टेशन के नाम गिना सकता हूं मैं कि कहां हमने बिजली संयंत्र बनाने का प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको कंप्लीट नहीं कर पाई। ये एक ऐसा काम नहीं बना पाया। ठीक है सर, ये आपकी उपलब्धियां हमने कई बार सुनी। सुन लीजिए, शाहजहांपुर, सुन लीजिए, मैं गिना रहा हूँ। नहीं, मैं इनका जवाब दे रहा हूँ। शिल्पा जी, शाहजहांपुर, अम्बेडकर नगर, सुन लीजिए, जगह नाम बताऊं, अनपरा, सोनभद्र, टांडा। अरे आप कैसी झूठे सर मुद्दे पर रहते हैं। आज जो मुद्दा है सर उस पर रहते हैं। आऊंगी मल्होत्रा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आती हूँ सर रेणु भाटिया जी। उससे पहले आपसे मेरा ये सवाल, आप लोग सत्ता में रहे 5 साल, उम्मीद है आप लोगों को कि दोबारा जनता आप लोगों को चुनेगी, लेकिन आप मुझे ये बताएं, बेरोजगारी के मुद्दे पर क्या यूपी सरकार फेल नहीं हुई है? क्योंकि अगर होती तो शायद आज उत्तर प्रदेश का कहीं होता, या इस तरह से मुफ्त के चक्कर में, मुफ्तखोरी के चक्कर में जनता मजबूर नहीं होती पढ़ने के लिए। रेणु भाटिया, सीधा सवाल सीधा जवाब। तो आपकी नेता नहीं जीत पाती, वो तो धन्यवाद देती है। आप बात करने, रेणु भाटिया, मेरी आवाज आ रही है अब तक? राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे सहयोग से जीतती है। लगता है रेणु भाटिया जी से हमारा संपर्क टूट गया है। मल्होत्रा साहब कुछ कहना चाह रहे काफी देर से। मल्होत्रा जी बोलिए। सोशल सिक्योरिटी नेट में जो चीजें आती हैं उनको पूरा करने के बाद आगे बारी आती है रोजगार की। लेकिन ये जो पार्टियां हैं ये रोजगार की बात नहीं करती हैं, ये लैपटॉप और स्कूटी देने की बात करती हैं, क्योंकि
अगर एक प्रदेश में करोड़ों स्कूटियां दी जाएंगी तो उसमें रिश्वत भी अरबों की खाई जाएगी। लेकिन अगर रोजगार दे दिया तो मुफ्त का लालच किसे देंगे? नहीं करती हैं ये क्योंकि रोजगार देना हो ना तो भ्रष्टाचार खत्म करना पड़ेगा, माफिया राज खत्म करना पड़ेगा। लेकिन ये जो रिवायती पार्टियां हैं ये ना भ्रष्टाचार खत्म करना चाहती हैं ना माफिया राज खत्म करना चाहती हैं। तो इसलिए ये इस तरीके से जो बड़ी बड़ी महंगी चीजें हैं ये देने की कोशिश करती हैं, क्योंकि जितनी महंगी चीज होगी उसमें रिश्वत भी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, रेणु भाटिया हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गई है। रेणु जी, अगर मेरी आवाज अब आपको पहुंच रही हो, कह रहे हैं कि भाई रोजगार दरअसल सरकार देना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि अगर दे देती तो शायद इस तरह से मुफ्त का ये कार्ड फिर कैसे खेल पाती, कैसे लोगों को अपनी झांसे में ले पाती। लोग अपनी ही नीतियों के हिसाब से बात करेंगे ना, कांग्रेस की हो या सपा की हो, इनकी नीतियां हमेशा से लोगों को लूटने की रही हैं, लोगों को गुमराह करके उनको अंधकार में रखने की रही हैं। लेकिन भाजपा की ऐसी नहीं है। भाजपा से ये एक्सपेक्ट करते हैं रोजगार की, तो भाजपा ने कई ऐसे कॉरिडोर खोले जिससे लोगों को रोजगार मिले, कई ऐसे स्थानों पर ट्रेनिंग सेशंस लगाए, स्किल मैनेजमेंट के कोर्सेज खोले जहां से लोग ट्रेन करें। मैं आपको एक बहुत छोटा सा वाक्य बताऊंगी। एक किसान का बेटा कभी भी किसान कई बार नहीं बनना चाहता, वो नहीं चाहता उस तरह की खेती बाड़ी करना, वो आजकल का युवा है, पढ़ लिख कर कुछ आगे बढ़ना चाहता है। तो सरकार ने उसके लिए ऐसे ट्रेनिंग सेशन स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से तैयार किए जिसमें वो अपना स्किल डेवलप करके और मॉडर्नाइज तरीके से खेती करता है। उसमें ना उसके पैर कीचड़ में जाते हैं और ना कुछ और होता है, और वो उस चीज से खुश होता है। वो एक आजकल की सिस्टम्स के मुताबिक जो है डेवलपमेंट करके और नए बीजों को लेकर नए कम समय की खेती, कम एक खेत में कई उपजाऊ तरीके से चीजों को बोना, ऐसी वाली खेती में विश्वास करता है। तो ये एक तरह का रोजगार ही तो है, ये एक तरह का बढ़ावा ही तो है आने वाली जनरेशन को। अब ये लोग सोचें कि किसी को नौकरी देके एक सर्टेन अमाउंट देके उनको बंद कर दिया जाए और उनकी परिवार के एक सदस्य को दी जाती है ऐसी, लेकिन सरकार ने तो पूरे परिवार के लिए ऑप्शंस खोले। सरकार ने पूरे परिवार को स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से, आगे बढ़ो इंडिया के माध्यम से, सेल्फ डिपेंडेंसी के माध्यम से आगे बढ़ाने का प्रयास किया। तो मुझे नहीं लगता इनकी वो थ्योरी, वैसे तो ये विदेशी बातें करते हैं, इनके आकाश विदेशी हैं, लेकिन जब विदेशी नीतियों पर चलने की या विदेशी तरीके से आगे बढ़ने की बात आती है तब ये जनता को गुमराह करते हैं। तो भाजपा की नीति ऐसी गुमराह नीति नहीं है। कुल मिलाकर डॉक्टर कौशिक साहब, तमाम दलों की हमने बात सुनी, जो एक बात समझ में आ रही है वो ये कि लोगों को अपना विवेक जगाना होगा, क्योंकि जब तक लोग अपने विवेक से काम नहीं लेंगे, तमाम राजनीतिक दल, मैं सारे दलों की बात कर रही हूँ, यूं ही उनका इस्तेमाल करते आएंगे जैसा कि करते आ रहे हैं। क्या लग रहा है आपको? क्योंकि एक वक्त तो आएगा ना कि लोगों को जब सच में महसूस होने लगेगा कि हम इस मुफ्तखोरी के चक्कर में कभी कभी गलत फंस जाते हैं और उसका हमें लंबा खामियाजा फिर भुगतना पड़ता है, न सिर्फ हमें, हमारे पूरे परिवार को। देखो, एक विश्वास की बात होती है शिल्पा। पहले क्या था कि हम लोग किसी भी पार्टी को चेक दे देते थे और चेक बाउंस हो गया तो कोई मतलब नहीं है, फिर आप बैठ के फैसले करते रहिए या उस व्यक्ति पर दोबारा भरोसा मत करिए। हाँ। लेकिन अब एक कानून आया उसके ऊपर कि चेक बाउंस होगा तो आपको जेल जाना पड़ेगा, भरपाई पूरी करनी पड़ेगी, और आप जमानत लेंगे तो उतना ही अमाउंट आपको कोर्ट में जमा कराना पड़ेगा। तो जब तक मैं कह रहा हूं कि राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है, उनको भी कानूनी दायरे में आना पड़ेगा। यदि उनकी नेता, यदि उनकी पार्टी ऐसी कोई घोषणा करती है जो पूरा नहीं कर पाएगी, तो मैं जानता हूं ये भी एक क्राइम है कि आपने किसी से वायदा किया और आप उसको निभा नहीं पाए। तो मैं फिर कह रहा हूं कि ये सब राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी बनती है, और मुझे लगता है कि आप पार्टी ही इसकी शुरुआत कर दे। दिल्ली में एक बिल लेके चली आए विधानसभा में और कहे कि जो पार्टी घोषणा पत्र जारी करेगी वो एक घोषणा पत्र नहीं, कानूनी प्रपत्र माना जाएगा, और यदि वो पूरा नहीं कर पाती है कोई पार्टी तो दोबारा चुनाव लड़ना ने कम से कम 5 साल के लिए, 10 साल के लिए उस पर प्रतिबंध रहेगा। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें हैं। वायदा करना कोई बुरी चीज नहीं है, वायदा आप करिए लेकिन उसको निभाइए आप। लेकिन आप एक मुफ्तखोरी के रूप में आप देंगे, जैसे आपके प्रवक्ता कह रहे हैं कुछ चीजें जरूरी हैं, लेकिन स्कूटी जरूरी नहीं हो सकती, लैपटॉप जरूरी नहीं हो सकता, मोबाइल अभी यूपी सरकार ने बांटे जरूरी नहीं हो सकते। जरूरी हो सकते हैं कि आप 300 यूनिट या 200 यूनिट दे रहे हैं, हाँ गरीबी रेखा से नीचे है, वो उसको बिजली चलानी है, बच्चा पढ़ना है, ठीक है आप दीजिए उसको, ठीक है, लेकिन एक स्तर हर चीज का होना चाहिए। अब आप स्कूटी बांट देंगे, मोबाइल बांट देंगे, तो इससे क्या करेंगे? या 10,000 रुपए देंगे, 10,000 रुपए क्यों देंगे? आप हाई स्कूल पास कर लेगा, इंटर पास कर लेगा, आप कहिए ना कि जो लड़का पास कर लेगा उसको हम फ्री एजुकेशन देंगे।
आप उसको वजीफा दीजिए प्रोत्साहित करने के लिए, आप उससे कहिए कि इतना परसेंटेज आएगा, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि यदि आउट ऑफ कंट्री भी जाता है या अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ता है, सरकार उसको फीस देगी, ये बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन आप कैश फ्री बांटेंगे कुछ चीजें, जैसे आपने देखा होगा पूर्वोत्तर के राज्य में मंगलसूत्र तक बांटे गए थे चुनाव में, तो इस मंगलसूत्र से क्या होगा? सरकारें तो आ गई, लेकिन क्या वास्तव में उन महिलाओं को मंगलसूत्र मिले? तो ये जो है, मैं सारी पार्टियों की जिम्मेदारी बनती है, कोई भी पार्टी हो, कि कानून के दायरे में आपको भी आना चाहिए। दूसरा एक और जो अरोड़ा साहब ने कहा कि बहुत सारे करोड़ों की जिनकी कमाई है, विधायक या सांसद हैं, इस पे भी आप एक बिल लेके चले आइए कि इस दायरे से ऊपर यदि एमएलए एमपी की आय है तो उसको सरकारी सुविधाएं नहीं दी जाएगी। लेकिन एक ईमानदार व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, सिविल सोसाइटी का व्यक्ति ये सांसद बन जाता है तो उसको जरूरत है इन सब चीज की, क्योंकि जब वो सुबह बैठता है अपने दरवाजे पर तो उस क्षेत्र की जनता 100-200 की संख्या में आती है। उनको चाय कैसे पिलाएगा, उनको नाश्ता कैसे कराएगा? उनको क्या आम आदमी पार्टी अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश करेगी? बाकी में ऐसा क्या संभव है? मल्होत्रा साहब, जल्दी से आपका फाइनल कमेंट इस पर। बात से सहमत हैं कि जो चुनाव घोषणा पत्र है वो कानूनी दायरे में आना चाहिए और हम भाजपा की पूरी तरह से मदद करने में तैयार हैं, मदद करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते भाजपा बिल तो लाए, कोई और पार्टी बिल तो लाए, हम पूरी तरह से तैयार हैं। और अगर भगवान ने हमारी सरकार लाई तो हम इसको कानूनी दायरे में लाएंगे, और जब तक कानूनी दायरे में नहीं आता तो हमारी पार्टी जो है गारंटी लिख के दे रही है लोगों को, ताकि कल अगर हम पूरा ना करें तो लोग जो है कोर्ट में जा सकते हैं और लाएंगे हम जहां है वहां, अभी इससे कोई मतलब नहीं है। चलिए ठीक है सर। डॉक्टर अभिषेक राय, जल्दी से क्या कहना चाह रहे थे आप सर? साथ ही फाइनल कमेंट भी दीजिएगा सर, समय की कमी है। देखिए, जो सुनील जी ने बात कही, मैं उनकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ कि उन्होंने कहा ना कि हम लोग को एक बहुत जिम्मेदार पार्टी बनना चाहिए। हम जो वादे कर रहे हैं हमें वो पूरा करने हैं। और समाजवादी पार्टी जो कहती है उसके पीछे एक बैकग्राउंड है। हमने जो कहा हमने वो किया, उम्मीद से ज्यादा करेंगे, उससे ज्यादा जो हम वादे कर रहे हैं उससे ज्यादा करके दिखाएंगे, क्योंकि हम वो वादे करते हैं जो प्रैक्टिकली ग्राउंड पे पॉसिबल है। हम ऐसे वादे नहीं करेंगे कि 15 लाख आपके खाते में चले जाएंगे और गृह मंत्री जी आके कह दें ये चुनावी जुमला था। हम जुमलेबाजों की पार्टी नहीं है, हम गरीबों, वंचितों और शोषितों की पार्टी हैं और उनके अधिकार के लिए हम लड़ते रहेंगे, चाहे वो किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे उत्तर प्रदेश के गरीब शोषित जनता, और हम उनके सम्मान के लिए लड़ते रहेंगे। और 22 में बदलाव होने जा रहा है, इंकलाब आने जा रहा है। चलिए सर, क्या बदलाव होगा, किसका बदलाव होगा, आने वाला वक्त बताएगा, जनता के हाथ में है। संदीप त्रिपाठी जी, फाइनल कमेंट आपका सर। जी, जैसे भी बात हो रही थी, बिल्कुल ये मुफ्तखोरी नहीं है और ये मैं समझता हूँ कि आम जनता का अपमान है, उनका हक है, उनको दिया जाता है और ये एक प्रक्रिया है सोशल वेलफेयर के लिए। अगर इस तरह करते हैं तो जो भी कम्युनिटी या जो भी समाज की मदद करते हैं आप, या जिन बच्चों की मदद करते हैं, जिन छात्राओं की, महिलाओं की या किसी भी वर्ग की आप मदद करते हैं, वो आगे जाता है और देश में कंट्रीब्यूट करता है और उसी से हमें टैक्स और सारी सुविधाओं को जो मिलती है वो खुद ही वो पैदा करने लायक हम बनाते हैं। ये हमारी सोच रही है, ये हमने पहले भी करके दिखाया है, आगे भी करके दिखाएंगे। रही बात वादों की, हमने वादा छत्तीसगढ़ में 2500 में गेहूं और धान खरीदने की बात की, करके दिखाया हमने जो भी वादे। लेकिन आपको लगता है संदीप जी जाते जाते जरा ये बता दीजिए, क्या कानून ऐसा बनना चाहिए दलों के लिए कि अगर किसी ने वादे तोड़े, जनता को ठगा, तो फिर उनको भी नहीं बख्शा जाएगा? सहमत हूं, ऐसा कानून बनना चाहिए। ठीक है, रेणु भाटिया, फाइनल कमेंट्स आपका मैम, आपकी राय? रेणु भाटिया, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? लगता है संपर्क हमारा उनसे कट गया है। डॉक्टर सुनील कौशिक, जाते जाते आपका फाइनल कमेंट। कह तो रहे हैं लेकिन लग रहा है जब करने की बारी आएगी तो करेंगे नहीं। अभी 31 जनवरी को संसद का सत्र आ रहा है और सारे पार्टियों के प्रवक्ता बैठे हैं। मुझे लगता है इनके सांसदों को एक बिल, प्राइवेट बिल लाना चाहिए और सरकार पर यह दबाव बनाना चाहिए कि निश्चित तौर से चुनावी घोषणा पत्र को सरकारी प्रपत्र माना जाए, संविधान के दायरे में लाया जाए। एक ऐसे बिल का ड्राफ्ट करिए, ईमानदारी समझ में आ जाएगी। देखो, चैनल पे बोलना और उसको हकीकत में करना, दोनों में बहुत अंतर है। और ये सरकार पे दबाव भी बनेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्यसभा में, लोकसभा में उन पर पूर्ण बहुमत है, सरकार पीछे नहीं हट सकती है। लेकिन विपक्ष में बैठे हुए राजनीतिक दल यदि इस बिल को लाते हैं
तो मुझे लगता है एक स्वागत योग्य कदम होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर चुनावी मौसम है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जाहिर सी बात है मुफ्त का लालच देंगी, वोटों का सवाल है, लेकिन लोगों को भी सोचना होगा, आम जनता को अपने विवेक से काम लेना होगा कि क्या वाकई में उनका वोट इतना बिकाऊ है या फिर उन्हें असल मुद्दों पर बात चाहिए, उन्हें असल मुद्दों पर चुनावी लड़ाई चाहिए, उन्हें वाकई में रोजगार चाहिए। मुफ्त में बिजली, मुफ्त में स्कूटी, मुफ्त में लैपटॉप नहीं, रोजगार का मसला होना चाहिए। चलिए फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।